हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। आज की भी इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर हमारा सेकंड है और इस चैप्टर का हमारा 4th वीडियो है, यानी कि चौथा पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, बचा हुआ बाकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा चैप्टर कौन सा, हमारा चैप्टर है हमारा दूसरा। ठीक है, और जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, जो हमारे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ करा रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट और दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी हेडिंग है, देखिए कौन सी है हमारी हेडिंग है, देखिए भूमिदान और नए संप्रभात ग्रामीण। ठीक है, भूमिदान और नए संप्रभात ग्रामीण, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भूमिदान क्या था। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि दान, नाम से समझ आ रहा है, यानी कि भूमि का दान। ठीक है, भूमि का दान, तो भूमि का दान यानी कि भूमि को किसी मंदिर या किसी को फ्री में दे देना, तो वो भूमिदान कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। देखिए मंदिर वगैरह को या फिर ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ठीक है, भूमि अधिकतर इन लोगों को दान में दी जाती थी। देखिए ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों में ही भूमि का दान के कारण प्रमाण मिले हैं, भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। जो ईस्वी हमारी आरंभ हुई थी ईसा मसीह के बाद, तो उसमें भूमिदान के ठीक है प्रमाण मिले हैं वहाँ पर। अब देखिए कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जहाँ पर भूमिदान का पता चलता है हमें, उसमें लिखा है कि भूमिदान में दी जाती थी अभिलेखों में। अब देखिए कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखवाए गए थे। अब देखिए कुछ अभिलेख ऐसे थे जो पत्थरों पर भी लिखवाए गए थे। ठीक है, अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण मिला है। ताम्रपत्र होते थे, ठीक है, उन पर लिखा हुआ है। उत्कीर्ण का मतलब होता है लिखा होना। ठीक है, उन पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे। जो शुरू के अभिलेख थे प्रारंभ के, वो संस्कृत भाषा में थे। लेकिन देखिए 7वीं शताब्दी के बाद बाद के अभिलेख संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी मिले हैं। देखिए संस्कृत, तमिल, तेलुगु और देखिए 3 भाषाओं में मिले हैं बाद के अभिलेख, और शुरू वाले मिले हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, सबसे प्रारंभ वाले। देखिए एक उदाहरण है जैसे कि भूमिदान का। देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभवती गुप्त का विवाह दक्कन, देखिए विवाह दक्कन के पठार परिवार में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हाँ कर लीजिए, ठीक है, दा की जगह पर हाँ, विवाह है यहाँ पर। दक्कन के पठार बकापट परिवार में हुआ था। देखिए संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं का भूमि का अधिकार नहीं होता था। अब देखिए भूमि का महिलाओं को रखने का अधिकार नहीं होता था। संस्कृत के जो धर्मशास्त्र हैं ब्राह्मणों ने जिनकी रचना की थी, यानी कि स्त्री को भूमि के रखने की अधिकार नहीं था। फिर भी देखिए यहाँ पर प्रभवती गुप्त का उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में। चलिए आगे देखिए। लेकिन देखिए अभिलेख से जानकारी मिलती है कि प्रभवती गुप्त भूमि की मालिकन थी और प्रभवती ने भूमिदान भी किया। अब देखिए अभिलेख में यह लिखा है कि जो प्रभवती गुप्त थी वो भूमि की मालिकन थी। ठीक है, और उसने भूमिदान भी दिया है। देखिए शायद इसलिए कि वह एक रानी थी। इतिहासकारों ने कहा है कि शायद इसलिए उसको भूमि रखने का अधिकार होगा क्योंकि वह रानी थी। देखिए ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है, ऐसा भी माना सकता है यदि उसके वो महारानी थी इसलिए भी उसे भूमि रखने का अधिकार मिला होगा। देखिए कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अब देखिए धर्मशास्त्र ने सभी जगह खरे नहीं उतरते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण मिला है, पर धर्मशास्त्रों में मना किया है कि स्त्री को भूमि को रखने का अधिकार नहीं है। फिर यहाँ पर अभिलेख में मिला है। देखिए भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में मिले हैं। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर भूमिदान के अभिलेख मिले हैं लिखवाए हुए। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि का दान में दी गई हैं। अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई, छोटे टुकड़े हो गए भूमि के, बड़े टुकड़े हो गए, इस प्रकार की। देखिए कुछ स्थानों पर बहुत छोटे भूमि दान में दी हैं। अब देखिए कुछ स्थानों पर छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी ज़मीन भूमि दान में दी है। देखिए तो कुछ स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी भूमि दान में दी है।
अब देखिए बड़े बड़े खेत और छोटे छोटे भी मिले हैं और बड़े बड़े खेत भी मिले हैं, तो बहुत सी भूमि यानी कि, ठीक है, बड़ी बड़ी भूमि भी मिली है, यानी कि ज़्यादा भूमि। तो देखिए ये दोनों उदाहरण में देखिए दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है, अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है। देखिए इतिहासकारों में भूमिदान के प्रभाव को लेकर विवाद, देखिए क्या विवाद है इतिहासकारों में, इन्होंने आपस में ही विवाद है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा। देखिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। अब देखिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शासकों ने भूमिदान इसलिए दिया था ताकि कृषि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ठीक है, और कृषि को बढ़ावा मिल सके, इसलिए भी दिया था। अब देखिए एक व्यक्ति के पास ज़्यादा भूमि होगी तो वह सभी कृषि थोड़ी कर सकता है सभी ज़मीन पर। अब अलग अलग लोगों के पास होगी तो वो अपने हिसाब से कृषि कर सकेंगे, इसलिए भी कुछ इतिहासकारों ने यह भी माना है। देखिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है, एक संकेत है। देखिए क्या है, राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होने का यह संकेत माना गया कि राजनीतिक प्रभुत्व मतलब राजा शक्तिशाली कम होगा और उसने भूमि देना लोगों को शुरू कर दिया होगा, यह भी माना गया है। देखिए राजा समर्थन जुटने के लिए भूमिदान करते थे। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजा जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए भूमिदान करते थे ताकि जनता का पूरा सपोर्ट मिल सके राजा को, इसलिए भी करते थे, यह भी माना है इतिहासकारों ने। देखिए अब हमारा नगर एवं व्यापार, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। नगर एवं व्यापार क्या है ये। देखिए अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थी। अब देखिए जो पहले नगर थे ना, महाजनपदों की अधिकांश राजधानियाँ होते थे, ज़्यादातर राजधानी थी, जो भी बड़े नगर थे वो राजधानियाँ होती थी। देखिए ज़्यादातर नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे, जहाँ से आना जाना सुगम हो, अच्छा हो, ऐसे स्थान पर नगर बसे हुए थे। देखिए पाटलिपुत्र नदी के किनारे है जो कि पटना, ठीक है, आज के समय में पटना नाम से जानते हैं। देखिए उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे स्थित है। और देखिए फुहार समुद्र तट के किनारे स्थित है। और देखिए मथुरा देखिए व्यावसायिक सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र है, यानी कि ऐसी जगह बस होते रन जो नगर होते थे जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की सुविधा हो, जल मार्ग हो या फिर थल मार्ग हो, कुछ ना कुछ मार्ग होना चाहिए। देखिए समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक व्यापार होता था। अरब सागर से होते हुए देखिए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक व्यापार होता था। बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भी व्यापार होता था। शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। अब जो व्यापारी आते थे, जो शासक उनकी देखरेख करते थे, वहाँ पर रुकते थे, ठहरते थे, उनसे धन लेते थे बदले में, उनकी सुरक्षा के बदले में, जो शासक होते थे राजा। देखिए दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई नगर, देखिए नगरों से दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, देखिए इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा उसका व्यवसाय भी लिखा है। अब देखिए उसका नाम भी लिखा है और वह क्या करता है यह भी लिखा है। कुम्हार है, स्वर्णकार है, यानी कि, ठीक है, या फिर बढ़ई वगैरह है। देखिए इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर और देखिए बढ़ई, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार यानी कि सुनार, ठीक है, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजाओं के विवरण लिखे होते हैं, ठीक है। अब देखिए श्रेणी का भी उल्लेख मिला है, कुछ श्रेणी का भी उल्लेख मिला है। देखिए श्रेणी व्यापारियों के संघ को कहा जाता है। अब व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है, यह भी माना गया है। अब देखिए यह व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीद कर, अब देखिए उनसे सामान बनाकर बाजार में बेच देते थे, ठीक है। जो व्यापारी होते थे कच्चे माल को खरीदते थे और सामान बनाकर बाजार में बेच देते थे। देखिए अब हमारा है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, ठीक है। देखिए भारत का व्यापार, अब देखिए भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही बाहर से होता है, बहुत से बड़े बड़े देशों से होता है, ठीक है। प्राचीन काल से ही पुर्तगालियों ने व्यापार किया है भारत के साथ,
प्राचीन काल से ही बहुत बहुत दूर से व्यापार होता है कई देशों से, ठीक है। अब देखिए हमें हड़प्पा सभ्यता से भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में ऐसे मोहर मिली थी पारस की, आपको ध्यान होगा लोथल में, तो भारत से भी व्यापार होता था भारत का। हड़प्पा सभ्यता तो आज के समय में है तो कुछ पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है, पर पाकिस्तान है तो भारत का हिस्सा। अब सोचिए, देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जलमार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया। जलमार्ग यानी कि जल से व्यापार होता था, और भूमार्ग यानी कि भूमि के द्वारा, और जल से भी व्यापार होता था, जलमार्ग द्वारा, जहाज़ों द्वारा। अब देखिए भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया तथा उसके आगे भी व्यापार होता था। अब भूमार्ग यानी कि सड़कों के द्वारा, ठीक है, मध्य एशिया और उसके आगे भी व्यापार होता था। देखिए अब हमारा है, देखिए अरब सागर। अब देखिए अरब सागर से इधर पश्चिम एशिया, अफ्रीका तक व्यापार होता था, और बंगाल की खाड़ी से, अब देखिए अरब सागर से इधर से बंगाली खाड़ी से यहाँ पर इधर जलमार्ग के द्वारा चीन से व्यापार होता था। यहाँ पर चीन है, तो चीन से भी व्यापार होता था भारत का जलमार्ग के द्वारा। चलिए पॉइंट अपने माइंड में बिठाते जाइए, और देखिए इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारी में पैदल फेरी वाले व्यापारी, अब देखिए बैलगाड़ी और घोड़े पर जाने वाले व्यापारी, समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक लेकिन लाभदायक था। अब देखिए समुद्री मार्ग से जाना सस्ता पड़ जाता था, परंतु खतरनाक था, क्योंकि यदि बाढ़ वगैरह आ जाती तो पूरा जहाज समुद्र में डूब जाएगा और सभी मौत हो जाएगी सभी लोगों की, और सामान वगैरह सभी नष्ट हो जाएगा, जो भी सामान होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो खतरनाक होता था समुद्री मार्ग, लेकिन थल मार्ग लेट पहुंचते थे, देर हो जाती थी उन लोगों को, फिर भी थल मार्ग सही था, लेकिन लाभदायक था जल मार्ग, ठीक है। अब देखिए मस्तूबन, जो इन व्यापारियों को कहा जाता है, ठीक है, व्यापारियों को कहा जाता है मस्तूबन। और देखिए सतवाह, ये प्राकृत भाषा का शब्द है, जैसे कि सेठी, हम सेठ भी बोल देते हैं, व्यापारी को सेठ भी बोल देते हैं, देखा होगा आपने, आज के समय में लोग बोलते थे। तो व्यापारियों को ऐसे ही कहा जाता था, प्राकृत भाषा में कहते थे सतवाह और मस्तूबन, ठीक है। इन व्यापारियों को इन नामों से पुकारा जाता था। देखिए इन नामों से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत धनी होते थे। अब देखिए जो इन नामों से इन व्यापारियों को बुलाया जाता था, वो बहुत ही समृद्ध और सफल व्यापारी होते थे, बहुत ही एक प्रकार से कह सके तो बहुत ही अमीर होते थे, और दूर दूर तक व्यापार कर सकते थे वो व्यापारी, तो उन्हें समृद्ध व्यापारी बोल सकते हैं हम, ठीक है। देखिए ये व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। अब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो व्यापारी होते थे, वो यहाँ से खरीदा तो दूसरे देश में बेच दिया, तो ये व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को आदान प्रदान यानी पहुँचाते रहते थे, ठीक है। जैसे देखिए रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़े और जड़ी बूटियों की बहुत भारी मांग थी। अब देखिए ये हमारा भारत वाला हिस्सा है, ये भारत मान लो पूरा, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो इधर रोमन साम्राज्य था बहुत ही दूर, तो उससे भी हमारा व्यापार हो चुका था पहले। अब देखिए इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र तक पहुँचाया था, जो हमारा अरब सागर था यहाँ से, तो इस अरब सागर जलमार्ग के द्वारा भी बहुत दूर पहुँचाया जाता था, यहाँ से रोमन साम्राज्य तक अरब सागर से होते हुए जाता था सामान। अब देखिए सिक्के और राजा क्या है। देखिए व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफ़ी हद तक आसान हो गया। अब देखिए मान लो मैंने आपसे कोई चीज़ ली, तो पैसे दूंगा मैं और चीज़ ले लूँगा आपकी, तो इससे उनको मापने तोलने में कठिनाई कम हो गई। वहाँ से सामान लाना है, केवल पैसे दे के आओ और सब कुछ सेट हो रखा है। इसी प्रकार देखिए चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया। अब देखिए सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ढाले गए, बनाए गए, यानी कि ठीक है, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, आहत सिक्के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए
इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। कौन से सिक्के? तो आहत सिक्के। अब देखिए ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। ठीक है, जो खुदाई हुई है तो इस प्रकार ऐसे बहुत से सिक्के मिले हैं। देखिए मुद्रा स्त्रियों, देखिए मुद्रास स्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का, ठीक है, पता लगाया है। अब कुछ ऐसा पता लगाया है कि ये सिक्के कहाँ के हैं, ऐसा भी पता लगाया है उन्होंने। अब देखिए मेरे यहाँ पर सिक्के बने होंगे तो मेरे यहाँ पर ज़्यादा सिक्के होंगे यदि नष्ट होगी सभ्यता तो, और आपके देश में आपके भारत के सिक्के मिलेंगे ना, तो इस प्रकार उनको पता लग जाता है। जहाँ पर ज़्यादा सिक्के मिलते थे तो समझ जाते थे सरकार कि वहाँ पर इन सिक्कों का ज़्यादा प्रयोग होता था, वहाँ की राजा ज़्यादा प्रयोग करते होंगे। अब देखिए आज सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था, अलग अलग राजाओं द्वारा जारी किया गया था। अब देखिए अलग अलग सिक्के, अलग अलग प्रकार के सिक्के जो अपने राज्य में केवल चलाते होंगे राजा, इससे पहचान हो जाती है किस राज्य के कौन से सिक्का है। देखिए लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोगों, व्यापारियों, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए होंगे। अब ऐसा भी माना गया है कि नागरिक होंगे, जो धनी लोग होंगे, व्यापारी होंगे, इन्होंने भी अपने सिक्के जारी किए। अब देखिए मुद्रा स्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन, करके इनमें वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का पता लगाया जिन्हें आहत सिक्के बने। देखिए आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया था अलग अलग। लेकिन देखिए ऐसे भी संभव धनी लोग, व्यापारी और देखिए नागरिक भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हैं। अब देखिए सिक्कों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्के को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। जिसमें प्रतिमा और उनके नाम होते थे, ठीक है, सिक्कों के साथ। देखिए सोने के सिक्के सबसे पहले पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए। अब देखिए किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, 1 नंबर में आता है, ठीक है। कुषाण शासकों द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए। देखिए अब देखिए उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा, ठीक है। बहुत ही मूल्यवान वस्तु होती होंगी, उनके प्रयोग के लिए सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। अब देखिए एक विशाल साम्राज्य था, विशाल सभ्यता थी रोमन भी, ठीक है, विशाल साम्राज्य था। तो वहाँ पर भी भारत में, दक्षिण भारत में वहाँ पर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में अब देखिए युगेद शासकों द्वारा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए। कौन से शासकों द्वारा? तो युगेद, ठीक है, शासकों द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के मध्य भव्य सिक्के जारी किए गए, ठीक है। इन सिक्कों में सोना उच्च गुणवत्ता का था। अब देखिए सोना सबसे बहुमूल्य धातु माना जाता था, आज भी माना जाता है। देखिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में कमी आई। अब देखिए रोमन साम्राज्य खत्म हो गया और व्यापार में कमी आई, यह इतिहासकार मानते हैं। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का उदय हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नए नगरों का उदय हुआ और व्यापार के तंत्रों का नए और अलग ढंग से व्यापार किया जाने लगा। देखिए आर्थिक संकट आए। अब देखिए अभिलेख के बारे में हम जानेंगे। देखिए अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अब देखिए अभिलेख को पढ़ा कैसे सका जाता है। अब देखिए ये इस पर कुछ ना कुछ लिखा है, देखिए ये। अब देखिए किस प्रकार पढ़ा होगा इतिहासकारों ने, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करते हैं, अलग अलग लिपियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं। अब जो आज के समय पे की भाषाएँ हैं, लिपियाँ हैं,
उनसे प्राचीन लिपियों का मिलान करते हैं। देखिए ब्राह्मणी और लिपियों का अध्ययन, ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन किसने किया? देखिए भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मणी लिपि है। मतलब जो सबसे ब्राह्मणी लिपि है, जो मूल है, मूल्य सबसे ब्राह्मणी लिपि है, इससे ही मिलकर अलग अलग भाषाएं बनी हैं। प्रत्येक भाषा में इसका शब्द दिखना एक जरूर होता है, यह माना जाता है। देखिए अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह अधिकतर ब्राह्मणी लिपि में थे। अब देखिए 18वीं सदी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडित की सहायता लेकर आज के समय को बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। अब देखिए इसके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना की। अब देखिए इनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों से तुलना की, ठीक है। जैसे देखिए इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इमेज, देखिए ये साइन है तो इसका मतलब है का, और ये डी का साइन है तो इसका मतलब है चा। ये अक्षर कुछ ना कुछ प्रतीक हैं, ठीक है, अलग अलग, इनका अपना अपना रोल है। देखिए हम ढा बोलते हैं ऐसे अक्षर को, ठीक है। और देखिए दा, इसको बोलेंगे दा, और देखिए माँ बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे रा, ठीक है। चलिए अब देखिए अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखी, अभी संस्कृत में लिखी, लेकिन यह प्राकृत में लिखे गए थे। कुछ चित्रकार मानते कि संस्कृत में लिखे गए और लेकिन यह वास्तव में प्राकृत में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। अब देखिए फिर कई शासकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के काल की, अब देखिए अशोक काल की, जो अशोक था उसके समय की, अशोक के काल की ब्राह्मणी लिपि में लिखे अभिलेखों का अर्थ 1838 में निकाल लिया। 1838 में उसने सिद्ध कर दिया, पढ़ लिया भाषा को, अर्थ निकाल दिया अशोक के अभिलेखों का। देखिए अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, अशोक की उपाधि, अशोक की उपाधियों के बारे में बताया गया अभिलेखों में। देखिए देवाना प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय, सबसे देवताओं को प्रिय शासक, ये उपाधि थी अशोक की। अब देखिए प्रियदर्शी, जिसका अर्थ है देखने में सुंदर, ठीक है। और देखिए मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी कि सबसे सुंदर, मनोहर मुखाकृति वाला राजा। अब देखिए खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब देखिए खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। देखिए खरोष्टी लिपि में लिखे अभिलेख पश्चिमोत्तर से मिले हैं। अब देखिए इन क्षेत्र में हिंद यूनानी शासकों का शासन था। अब देखिए इस क्षेत्र में हिंद यूनानी शासकों का शासक था। इन शासकों ने सिक्कों में अपने नाम यूनानी और खरोष्टी लिपियों में लिखवाए। यूनानी भाषा पढ़ने वाली यूरोपीय विद्वानों में ने अक्षरों का मेल किया। अब जो यूरोपीय विद्वान थे इन्होंने अक्षरों का मेल किया यूनानी भाषा से। अब देखिए और इनका अर्थ निकाल का प्रयास किया, इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया, ठीक है। यूनानी भाषा का यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया और इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। अब देखिए अभिलेख साक्ष्य सीमा, अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या थी। देखिए अक्षरों का, देखिए अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों का नष्ट हो जाना। अब देखिए कुछ ऐसे अभिलेख थे जिन पर अक्षर मिट गए और हमें सभी अभिलेख नहीं पढ़ पाए थे इतिहासकार। अभिलेखों पर अक्षर लुप्त हो जाना, और कुछ अभिलेख ऐसे थे जो मिट्टी वगैरह के होते थे वो लुप्त हो गए होंगे, बिल्कुल समाप्ति हो गए, उन्हें मिले ही नहीं होंगे। अब देखिए कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे। और देखिए अभिलेखों के शब्दों का वास्तविक अर्थ भी पूरी जानकारी ना होना। अब देखिए जो अभिलेखों पर शब्द होते हैं, लिखे होते हैं, उनका पूरा ब्यौरा यानी कि पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब देखिए अभिलेखों में रोजमर्रा की ज़िंदगी के बारे में जानकारी ना होना। अब देखिए रोज़मर्रा के बारे में अभिलेखों में जानकारी नहीं लिखी। आज के समय में हम ये थोड़ी लिख देंगे अब कि हम क्या क्या करते हैं ज़िंदगी में, पूरा थोड़ी लिख देते हैं। उसमें तो उपाधियाँ लिखी जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम लिखे जाते हैं। अब देखिए अभिलेखों से उनके विचार व्यक्त होते हैं, उनके विचारों के बारे में पता लग जाता है हमें अभिलेखों से। जो इनको बनवाते हैं उनके विचारों के बारे में पता लगता है अभिलेखों से। दोस्तों वीडियो
फटाफट लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलेंगे हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।